हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पे। मैं राहुल गंगवार आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का नया चैप्टर तरंग प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश की हमें प्रकाश की फॉर्म पढ़ना है तरंग के रूप में। तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? तो प्रकाश आपका जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है आपका सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश का ध्रुवण और विवर्तन भी होता है। जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये तो आपके प्रकाश के गुण हो गए। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाएं भी होती हैं, प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। जब प्रकाश का ध्रुवण और विवर्तन होता है, जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। अब आइए पढ़ते हैं तरंगाग्र के बारे में। तरंगाग्र क्या होता है? यदि हम किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में उपस्थित हों तो ऐसे पृष्ठों को हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के अभिलंबत खींची गई रेखा किरण कहलाती है। तो यदि हम किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, यानी कि जितने भी कण होंगे वो कंपन की समान कला यानी कि समान पोजीशन में हों, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। अब तरंगाग्र के अभिलंबवत जो रेखा खींची जाती है, तरंगाग्र जो सिस्टम अपना आपका होता है, तरंगाग्र के अभिलंबवत हम यदि कोई रेखा खींचें तो आपकी किरण कहलाएगी। अब आपका मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके दो सिद्धांत होते हैं हाइगेन्स के अनुसार। तो आइए हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत होता है वो पढ़ लेते हैं। हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगें प्रकाश के स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हाइगेन्स ने ईथर को सर्वव्यापी माध्यम माना। इसके अनुसार ईथर भारहीन होता है जो सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। हाइगेन्स जो वैज्ञानिक थे उनका कहना था कि जो प्रकाश आपका होता है वो तरंगों के अनुसार चलता है। उनका कहना था, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रकाश आपका होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं और फैल जाती हैं। हाइगेन्स ने बताया कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलेगा तो उसको चलने के लिए एक माध्यम की भी आवश्यकता होगी। तो हाइगेन्स ने ईथर को सर्वव्यापी माध्यम माना, क्योंकि उनके अनुसार ईथर जो होता है वो भारहीन होता है जो सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, और ईथर जो होता है उसमें प्रकाश भी आपका प्रवेश आसानी से कर सकता है। ये हाइगेन्स ने बताया। अब सिद्धांत ये है, जब तरंगें आँख की रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रत्येक रंग के तरंग दैर्घ्य की लंबाई अलग अलग होती है, जिससे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जब तरंगें आँख की रेटिना पर आपकी गिरती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रत्येक रंग के तरंग की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है, जिसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो हमारा आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आपका ये हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाएं सिद्धांत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अनुसार निम्न तथ्य हैं। तो जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित कण कंपन करने लगते हैं। यदि कण समान कला में हो तो खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित जो कण होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही कंपन करने लगते हैं, यानी कि वाइब्रेट होने लगते हैं। यदि कण समान कला में उपस्थित हों तो खींचा गया आपका जो पृष्ठ होगा वो तरंगाग्र कहलाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, माध्यम में स्थित प्रत्येक कण एक नए स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं और इन्हीं तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। माध्यम में स्थित जो प्रत्येक कण होता है एक नए स्रोत का कार्य करता है। हर कण एक नए स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन्हीं तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यदि किसी क्षण
बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगाओं का अनुबलभ खींचा जाए तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगाओं का एक अनुबलभ खींचा जाए तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये तो था हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। अब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की हम सफलताएं पढ़ लेते हैं। तो सफलताएं ये थीं, इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है, और इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या भी की जा सकती है, जो कि हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या भी की जा सकती है। हाइगेंस की विफलताएं, तो हाइगेंस की विफलताएं क्या होगी? इस सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये आपकी पहली विफलताएं हो गई, और ये आपका हाइगेंस का सिद्धांत यहीं पे आपका फेल हो गया। अब ईथर सर्वव्यापी माध्यम नहीं होता है, जैसा कि हाइगेंस ने बताया था कि ईथर आपका सर्वव्यापी माध्यम होता है, ठीक है। उसमें जो प्रकाश होगा वो आसानी से प्रवेश कर सकता है, लेकिन ईथर आपका सर्वव्यापी माध्यम नहीं होता। अब इससे ध्रुवण की व्याख्या भी नहीं की जा सकती। जो आपका ध्रुवण होता है, इसके द्वारा ध्रुवण की भी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो हाइगेंस की ये सफलताएं और विफलताएं थी। तो ये हमने पढ़ा था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब आपका आता है प्रकाशीय पथ। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में d दूरी तय करती है तो दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल को हम प्रकाशीय पथ कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में d दूरी तय करती है तो दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल को प्रकाशीय पथ कहते हैं। यानी कि तरंग द्वारा जो दूरी चली गई वो दूरी और माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उन दोनों के गुणनफल को ही हम प्रकाशीय पथ कहते हैं। प्रकाशीय पथ का सूत्र हो जाएगा n × d बराबर हम लिख सकते हैं आपका प्रकाशीय पथ का जो सूत्र हो जाएगा nd हो जाएगा, बराबर हम लिख सकते हैं nVT। यानी कि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से d दूरी तय करती है तो दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल को ही हम प्रकाशीय पथ कहते हैं। तो ये तो था आपका प्रकाशीय पथ। अब आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या। हमें परावर्तन की व्याख्या ज्ञात करनी है। तो परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिस माध्यम से वह आती है, ठीक है। ये आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो माना एक समतल तरंगाग्र एक परावर्तक पृष्ठ Z' पर आपतित होता है जिसका परावर्तन A' और B' है, ठीक है। कोई तरंगाग्र है, एक परावर्तक पृष्ठ Z' पर आपतित होता है जिसका परावर्तन A' और B' है। माना प्रकाश की तरंग की चाल b है तथा t समय में a से b' तक पहुंचती है, a से b' तक पहुंचती है, ठीक है। तो आपका जो a से b' तक हो जाएगा बराबर vt, क्योंकि चाल गुणा समय होता है दूरी का सूत्र, और ba' बराबर हो जाएगा इसी प्रकार ba' बराबर हो जाएगा ba' बराबर हो जाएगा vt, ठीक है। अब ab' बराबर ab' बराबर है ba' के, इसीलिए ab' बराबर है ba' के, इसीलिए आपका कोण हो जाएगा कोण ab' बराबर कोण ab', ये दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे। अब a' आपका है कॉमन, a' आपका है दोनों त्रिभुजों में कॉमन, जो परावर्तन का द्वितीय नियम है, क्योंकि कोण I और कोण R बराबर हो जाएंगे, इसीलिए कोण I और कोण R भी आपके बराबर हो जाएंगे। तो चित्र के अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये तो था परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है, जो कि परावर्तन का दूसरा नियम होगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के द्वारा हमने परावर्तन की व्याख्या कर दी। अब हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। अपवर्तन की व्याख्या करने से पहले दोस्तों जान लेते हैं अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, परंतु उसकी दिशा व वेग बदल जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसा कि निर्वात से जल में प्रवेश करेगी, तो उसकी आवृत्ति तो नहीं बदलेगी, परंतु उसका वेग और दिशा बदल जाएगी, और हम इसी घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिस्टम है, पूरा चित्र है। जेड डैश कोई क्या कहते हैं, तल है। इस पर आपतित तरंग की चाल b1 हो जाएगी और अपवर्तित किरण की चाल जो है b2 हो जाएगी। अलग अलग चालें हो जाएंगी क्योंकि आपका वेग बदल जाएगा। वेग बदल जाने से आपकी चाल भी बदल जाएगी, b1 हो जाएगी। आपतित किरण की जो चाल होगी वो b1 होगी और अपवर्तित किरण की चाल जो होगी वो b2 होगी। तथा ये तरंग a से b तक पहुंचने में t समय लेती है। समय एक ही होगा। ठीक है, तरंग a से b तक पहुंचने में t समय लेती है। a से b तक पहुंचने में t समय लेती है। अब ए बी डैश बराबर b2t हो जाएगा और बी ए डैश बराबर b1t हो जाएगा। ए बी डैश बराबर b2t हो जाएगा, b2t यानी कि चाल गुणा समय, और बी ए डैश बराबर हो जाएगा b1t, बी ए डैश बराबर हो जाएगा b1t। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी ए डैश में हम देखेंगे साइन आई बराबर ए डैश बी अपॉन ए डैश हो जाएगा, क्योंकि कोण ये है आपका आई और 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा लंबवत कर्ण यहाँ पे निकल आएंगे, तो साइन आई बराबर हो जाएगा ए डैश बी ए डैश हो जाएगा, क्योंकि ए बी डैश आपका ए डैश बी आपका है यहाँ पर, ए डैश बी जो है यानी कि ए डैश बी हो जाएगा आपका यहाँ पर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और ए डैश आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, अब ए त्रिभुज ए बी डैश ए में देखेंगे तो साइन आर बराबर ए बी डैश है, ए बी डैश है। ठीक है, और अपॉन ए डैश है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर हम कर सकते हैं, क्योंकि साइन आर से हम साइन आई को भाग दे देंगे, तो आपका हो जाएगा ए डैश बी अपॉन ए डैश बराबर हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए डैश इंटू ए डैश अपॉन ए बी डैश हो जाएगा। तो आपका ए बी डैश बराबर है, ए बी डैश बराबर है आपका, ए बी डैश बराबर है आपका यहाँ पर b2t। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका ए डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए डैश हो जाएगा आपका ए डैश बी, तो ये ए डैश बी ही बचेगा इंटू ए डैश अपॉन ए बी डैश हो जाएगा। ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा। अब ए डैश बी की वैल्यू जो है आपकी है ए डैश बी की वैल्यू है आपकी v1t और ए बी डैश की वैल्यू है आपकी, ए बी डैश की वैल्यू है b2t। तो t से t कैंसिल कर देंगे हम, और ये आपका हो जाएगा, t से t कैंसिल हो गई, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 अपॉन v2। हम इसको n इक्वल टू भी लिख सकते हैं, n बराबर v1 अपॉन v2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। और यहाँ पर हो जाएगा चित्र अनुसार आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु खींचा गया अविलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब अलग अलग तल में हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, माना आप ये अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया, और ये आपके जो हैं आपतित किरण अपवर्तित किरण ये सब एक अलग अलग तल पर हैं। अब आता है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव। तो माना पहला माध्यम निर्वात है, ये पूछ रहे हैं कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो माना पहला माध्यम निर्वात है जिसमें प्रकाश तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। ठीक है,
पहला माध्यम हमने निर्वात मान लिया जिसकी तरंग दैर्घ्य आपकी लैम्डा होगी, और दूसरा माध्यम हमने जल मान लिया जिसमें प्रकाश की तरंग दैर्घ्य BW होगी। आपका जो सूत्र होता है वो C बराबर λ/T होता है, और एक सूत्र जो होता है वो आपका होता है C बराबर म्यू लैम्डा, ये आपकी समीकरण 1 हो जाएगी, और B बराबर जो होता है म्यू लैम्डा W हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर तो C/B हो जाएगा, म्यू लैम्डा W, लैम्डा म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा C/B बराबर λ/λW। C/B का मतलब NB होता है, तो हम N यहाँ पे लिख सकते हैं, N बराबर λ/λW हो सकता है, λW बराबर λ/N। ठीक है, अब प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जब प्रकाश की तरंग आपकी निर्वात से जल में आएगी तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव पड़ेगा कि इसकी तरंग दैर्घ्य आपकी कम हो जाएगी। तो ये तो था कि जब प्रकाश निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा या निर्वात से जल में जाएगा तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये था आपका टॉपिक। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपकी कम हो जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने से पहले मिस ना हो। और दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़ सके और हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहें।